Hello students, this is lecture number 2 on the topic cost. In the previous lecture, I have told you about the explicit as well as implicit cost. अपन ने देखा था explicit क्या cost होती है, फिर implicit cost कौन सी होती है. Implicit is also known as opportunity cost. Also, हमने ये देखा था कि what is fixed cost as well as what is variable cost. Okay. I have given the previous video link in my description. You can check it out. Now, moving on to the next. सी बेटा, अभी तक अपन ने पढ़ लिया कि जो फिक्स कॉस्ट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहता है और जो वेरिएबल कॉस्ट है उसका शेप इन्वर्टेड एस होता है. अब उसका रीजन भी बताया था मैंने. क्या रीजन था इन्वर्टेड एस होने का, बताओ स्टूडेंट्स. व्हाट वाज द रीजन कि आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इन्वर्टेड एस बन रहा है. मैंने रिकॉर्डिंग में बताया था. क्या रीजन था बेटा कि वो इन्वर्टेड एस बन रहा है. क्रिश, व्हाट वाज द रीजन. सर क्योंकि वो स्टार्ट ओरिजिन से हो रहा है. स्टार्ट ओरिजिन से हो रहा है, बट एक और रीजन था. कौन सा लॉ था इसके पीछे. एक लॉ बताया था ना, याद आ रहा है. लॉ ऑफ वेरिएबल ऑफ प्रपोर्शन. यस सर, यस सर. तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के कारण ये इन्वर्टेड एस बनेगा. आप देखो बेटा, यहाँ पे भी आपको स्लाइड में ये बताया है. जब इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर चल रहा है, जब कौन सा चल रहा है बेटा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, तो आपका टीपी क्या हो रहा है बेटा, उसमें इंक्रीज. बताया था अपन ने प्रोडक्शन चैप्टर में दैट व्हेन इंक्रीजिंग रिटर्न इज देयर, तो टीपी इंक्रीज हो रहा है. अब ये तो इंक्रीजिंग रिटर्न किस में है, टीपी में. पर टीवीसी में क्या होगा, टीवीसी में इसके अपोजिट डिमिनिशिंग रिटर्न होगा. तो यहाँ पे देखो टीवीसी अभी इतने लेवल से इंक्रीज नहीं होगा, तो वहां पे डिमिनिशिंग रेट चल रहा है. फिर जब डिक्रीजिंग रेट आ जाएगा, डिक्रीजिंग रेट मतलब जब सेकेंड स्टेज आ जाएगी जहां पे आपका एमपी फॉल होना स्टार्ट होता है और टीपी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, तो जब सेकेंड स्टेज आ जाएगी तब आपका टीवीसी इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट पे. ओके, ये जस्ट अपोजिट चलता है आपके टीपी से. पहले टीपी इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पे, तो ये इंक्रीज हो रहा था डिमिनिशिंग रेट पे. फिर जब टीपी इंक्रीज होगा डिमिनिशिंग रेट पे, तो ये इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट पे. इसीलिए जब इनके शेप को स्टडी करा गया, तो व्हाट वाज द शेप ऑफ टीवीसी. टीवीसी का जो शेप आया था वो हमारे पास आया था इन्वर्टेड एस शेप. क्या शेप था टीवीसी का, इन्वर्टेड एस शेप. ओके, टीपी का अपना क्या था शेप बेटा, टीपी का भी शेप यहाँ पे देख लो. अगर मैं टीपी का शेप ध्यान से पढ़ूं तो ये एक यू शेप है. ओके, इट्स अ यू शेप कर्व, दिख रहा है टीपी का. टीपी इज अ यू शेप कर्व. और आपका टीवीसी क्या है, टीवीसी इज अ इन्वर्टेड एस शेप कर्व. तो ये जो बेटा कर्व के शेप बन रहे हैं ना, ये बन रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉ जो अपन ने पढ़ा था, लॉ ऑफ वेरिएबल ऑफ प्रपोर्शन, जिसके अंदर 3 स्टेजेस हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न और नेगेटिव. अभी मैंने नेगेटिव नहीं बताया क्योंकि नेगेटिव का भी वही इफेक्ट है. नेगेटिव में यहाँ पे क्या होगा, टीपी फॉल हो रहा है, पर टीवीसी क्या होगा, टीवीसी इंक्रीज होगा. सो यहाँ इफेक्ट विल अपोजिट इफेक्ट. ओके, अपोजिट इफेक्ट होंगे. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन टोटल फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट. अब देखो, फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है जो फिक्स्ड फैक्टर्स पे लगाया जाता है. इट इज इंकर्ड ऑन विच फैक्टर्स बेटा, ये लगता है फिक्स्ड फैक्टर्स पे, जैसे मशीनरी, वेजेस, परमानेंट वेजेस टू परमानेंट एम्प्लॉइज. तो ये क्या है, ये तो मेरे को पे करना ही है, सपोज रेंट, तो ये मेरे फिक्स कॉस्ट हो गए. जो वेरिएबल कॉस्ट है वो लगता है रॉ मटेरियल, लेबर. ओके, अब ये लेबर कौन सा हो जाएगा, ये परमानेंट वाला नहीं है, ये वो वाला है कैजुअल लेबर ऑन डेली बेसिस, कि भैया जब काम होगा तब बुलाऊंगा, जब काम नहीं होगा तो इनको हटा दूंगा. तो ये क्या हो गया, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट विच वेरीज विद द प्रोडक्शन. फिर उसके बाद देखो फिक्स कॉस्ट क्या चेंज होता है क्या बेटा, फिक्स कॉस्ट कभी चेंज होगा. तो यहाँ पे देखो, इट डज नॉट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट. अपन ने टेबल में भी देखा था, डायग्राम में भी देखा था. और यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा विद द लेवल ऑफ आउटपुट. फिर उसके बाद क्या बोल रहा है,
फिक्स कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जीरो आउटपुट पे भी कुछ तो आपको पहले से लेकर रखना पड़ेगा ना। हम मशीन पहले लेकर आएंगे, हमारे पास पहले एक रेंटल प्रेमाइसेस होनी चाहिए, तो जाके आप लेबर को लेकर आओगे। तो ये तो लगना ही लगना है, इट कैन नेवर बी जीरो। और ये वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो सकता है, क्योंकि अगर आउटपुट नहीं है, अब आउटपुट आप प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हो, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा? जीरो। जी ओके, नाउ मूविंग फर्दर, इट इज शेप। शेप क्या है बेटा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और इसका इन्वर्टेड ऐसा अपन ने बनाया भी था कि ये जो शेप रहेगा टीएफसी का वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाएगा, और जो वेरिएबल कॉस्ट है उसका जो शेप है वो क्या जाएगा? इन्वर्टेड एस। ओके, इन्वर्टेड एस शेप बनेगा। तो जब बेटा आपके पास अभी और दो डिफरेंसेस आए, तो यहाँ पे आप टेबल भी बना सकते हो। इसका टेबल क्या होगा? 0 1 2 3 आउटपुट, तब जगह फिक्स कॉस्ट है 10 10 10। इसका टेबल क्या होगा? 0 1 2 3, तो जीरो आउटपुट पे तो जीरो, 1 पे मान लो 10, 2 पे आ गया सपोज 20, 3 पे आ गया 30। तो जैसे जैसे 30 प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा यहाँ पे उसका वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। पर यहाँ पे फिक्स कॉस्ट में बेटा एज प्रोडक्शन इंक्रीजेस आपका फिक्स कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होता है, वो वैसे का वैसा ही रहता है। आई बात समझ में? यस सर। चलिए अब टोटल कॉस्ट देखते हैं। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बना अभी हमारे लिए? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, शॉर्ट फॉर्म यूज करा है टीएफसी प्लस टीवीसी। अब टोटल कॉस्ट का जरा टेबल देखो। अब अगर मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है तो देखो मैंने यहाँ पे फिक्स कॉस्ट प्लस करा और वेरिएबल कॉस्ट प्लस किया। 10 प्लस 0 कितना हुआ बताओ? बताओ 10 प्लस 0 10, देन 10 प्लस 10 कितना हुआ? 20, देन 10 प्लस 18 28, 28, 10 plus 24 20 34, 34, 10 plus 28 38, 10 plus 38, 32 42, 10 42, plus 38 48, 10 48, plus 46 56, 10 50, plus 62 72। तो अगर आप इसको प्लॉट करोगे बेटा डायग्राम में, तो इसका भी शेप क्या मिलेगा? अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूं तो टोटल कॉस्ट का भी शेप क्या बनता है? इन्वर्टेड एस ही बनेगा, एज यू कैन सी इन द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, कि भैया जब मैं टीसी का शेप बनाऊंगा तो वो भी मेरा क्या बन रहा है? इन्वर्टेड एस, जो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है। पर क्या हो गया डिफरेंस? इनके बीच में एक पैरेलल गैप आ गई। वो कौन सी गैप है बेटा? अगर टीसी और टीवीसी का डिफरेंस देखो तो क्या होगा? टीसी में से अगर मैंने टीवीसी माइनस करा तो क्या बचेगा मेरे पास? बताओ। टोटल कॉस्ट में से मैंने अगर टीवीसी माइनस कर लिया तो क्या बचेगा मेरे पास? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो वो फिक्स कॉस्ट तो हमेशा फिक्स ही है, इसीलिए देखो इनके जो बीच में गैप है ना बेटा, दैट गैप इज कांस्टेंट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट क्या है हमारा? फिक्स कॉस्ट तो हमेशा कांस्टेंट ही है। तो यहाँ पे भी देखो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टीवीसी एंड टीसी इज टीएफसी, मतलब ये जो टीएफसी है वो क्या है आपका? ये पैरेलल गैप जो इनके बीच में है इसको हम बोलेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। आई बात समझ में? यस सर। इज दिस क्लियर क्रिश? यस इज सर। दिस क्लियर अरमान? चलिए, मे बी सम नेटवर्क इशू फ्रॉम अरमान। नाउ मूविंग ऑन टू द एवरेज फिक्स कॉस्ट। चलो अब आ जाते हैं, आप एवरेज फिक्स कॉस्ट की बात करें तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या बेटा? इट इज टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट, और इट इज नोन एज पर यूनिट कॉस्ट ऑन फिक्स फैक्टर्स। अब उसका शेप क्या बनेगा? याद रखना, उसका शेप बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या शेप हाइपरबोला। बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों? क्योंकि टीएफसी हमेशा कांस्टेंट है। तो अभी देखो सिंबॉलिकली अगर उसका देखा जाए तो एएफसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टीएफसी टोटल डिवाइडेड फिक्स्ड बाय कॉस्ट। क्या टीसी। होगा फॉर्मूला एएफसी का? बताओ स्क्रीन पे देख के मुझे। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट, ओके। और इसका फॉर्मूला अपना एवरेज फिक्स कॉस्ट। अब अगर इसको मैं प्लॉट करूं, हम टेबल देखें और उसका डायग्राम देखें, तो आपका डायग्राम और टेबल, अब देखो आपका फिक्स कॉस्ट कितना था? 10 10 10 10 चलता आ रहा था।
याद आ रहा है, फिक्स कॉस्ट 10, यस सर 10। यस Yes, सर sir. तो यस अब सर अगर हर एक को डिवाइड करते जाओ तो 10 डिवाइडेड बाय 0 तो इनफाइनाइट, 10 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो जाएगा, 10, 10, 10 डिवाइडेड 10 बाय 2 कितना हो जाएगा, 5 5, 10 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा, 3 पॉइंट। और ये ऐसा ऐसा 3.3 करते, अब देखो ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, reduce order. रिड्यूस हो रहा है। तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगा, रिड्यूस। तो देखो यहाँ पे जब इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे बेटा, तो हमारे पास जो शेप आएगा उस शेप को क्या बोलूंगा मैं, अभी बताया था क्या शेप है उसका, Rectangular रेक्टेंगुलर hyperbola. हाइपरबोला। अब उसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बोलते हैं, सी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एक प्रॉपर्टी है, अगर जैसे ही मैंने इसके नीचे कोई रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल मतलब जिसकी लेंथ और ब्रेथ हो, मान लो मैंने ये रेक्टेंगल बनाया, ओके। अब जैसे ही मैंने ये रेक्टेंगल बनाया तो मुझे इसका एरिया निकालना है, एरिया के लिए क्या करूंगा, लेंथ इंटू ब्रेथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैंने ये 4 पे बनाया है, तो 4 मेरी क्या हो गई मान लो लेंथ, और ब्रेथ मेरी कितनी हो गई 2.5, तो 4 इंटू 2.5 करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, बताओ करो, 4 इंटू टू सर पॉइंट 10 फाइव कितना आएगा, Sir, 10. 10। सर 10 अब हर एक केस में, अभी तो आपने ये रेक्टेंगल बनाया, चलो मैं अपना कलर चेंज करके एक दूसरा रेक्टेंगल बनाता हूँ, जो मैंने स्टार्ट किया कौन से यूनिट से, जो मैंने स्टार्ट किया सेकेंड यूनिट से, सेकेंड यूनिट से स्टार्ट किया और ये मेरा रेक्टेंगल बना। तो अब ये रेक्टेंगल जब मैं बना के दिखाऊंगा तो फिर अगेन मेरा फॉर्मूला 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 5, क्योंकि यहाँ पे लेंथ उसकी क्या हो जाएगी 5 और ब्रेथ क्या हो जाएगी 2, एरिया क्या होगा बेटा, अब वापस एरिया कितना होगा 10. 10। सर 10 हमेशा 10 जो, 10 अब सी ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, कि जितने भी रेक्टेंगल इसके अंदर आते हैं उन सारे रेक्टेंगल्स का एरिया सेम होता है। पर अब अगर अपन एएफसी की बात करें तो जो रेक्टेंगल बेटा इसके अंदर बन रहा है ना, वो सारे के सारे रेक्टेंगल किसके बराबर चलेंगे, टीएफसी के बराबर। और टीएफसी क्या है मेरा, कांस्टेंट। क्योंकि देखो अगर मैं एएफसी को मल्टीप्लाई कर लूं क्यू से तो मेरे पास क्या आएगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर लूं मैं आउटपुट से, मल्टीप्लाई करो जरा, 10 इंटू 1, 5 इंटू 2 10, 3 इंटू 3 अगेन ये 10 आएगा, ये 10। तो मेरे पास क्या आ रहा है, एएफसी को अगर मैं क्यू से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, Sir, total fixed टोटल cost. फिक्स कॉस्ट। और टोटल फिक्स कॉस्ट अगर मेरे पास आ रही है तो वो तो कांस्टेंट ही है, इसीलिए इसका शेप क्या बनता है बेटा, इसका शेप हमेशा बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आई बात समझ में, यस चलिए नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे एएफसी हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नाउ मूविंग ऑन टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट को हम डिवाइड कर लेंगे टोटल आउटपुट से, जैसे यहाँ पे लिखा है इट इज फाउंड बाय डिवाइडिंग टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय टोटल यूनिट ऑफ आउटपुट, इट इज पर यूनिट कॉस्ट ऑफ वेरिएबल इनपुट। यहाँ फॉल्स, अभी क्या बोला, इनिशियली ये फॉल होता है क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न चल रहा है, फिर उसके बाद ये राइज होता है आफ्टर द पॉइंट ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी हैज बीन रीच, मतलब जब डिमिनिशिंग रिटर्न आ जाएंगे तब ये राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी दिखाऊंगा फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, टेल मी फ्रॉम द स्क्रीन, क्या फॉर्मूला बना उसका, Total variable एवीसी cost upon total output. ओके मतलब टीवीसी को अगर मैंने आउटपुट से डिवाइड कर लिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एवीसी। इज दिस क्लियर, चलिए मूविंग फर्दर। Yes. अगर इसके बाद आगे जाएं तो अपन यस प्रेजेंटेशन देखें, तो बेटा ये वही का प्रेजेंटेशन है जो अपना वेरिएबल कॉस्ट अपना पहला था। तो अभी मेरे को वेरिएबल कॉस्ट दिया नहीं हुआ है, अब सपोज सब ये क्वेश्चन भी मान लो आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है और आपको यूनिट्स दी हैं, तो मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। तो जैसे अपन मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 10. 10। 10 तो ये मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट हुआ। 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 18. 18 18। 8 3 का कितना होगा, 24। 24. 7 4 का कितना होगा, 28। 27. 28 28 28 ग्रेस। 6.4 इंटू Yes, sir. 5 करो मल्टीप्लाई, 6.4 इंटू 5 32, फिर उसके बाद 6.3 इंटू 6 ये आएगा नियर अबाउट 38। ठीक है, ऐसे निकालते हैं।
तो अगर हमें को टीवीसी दिया हुआ है, अभी सपोज क्वेश्चन उल्टा कर लें, अगर आपको टीवीसी दिया हुआ है और एवरेज निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? टीवीसी को डिवाइड करो क्यू से एंड अल्टीमेटली आई विल गेट एवरेज वेरिएबल। ABC. अब देखो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, तो क्या हो रहा है बेटा, ये बनेगा यू शेप कर। क्या शेप बनेगा इसका? इसको बोलते हैं हम यू U shape. शेप कर। क्या बोलेंगे एबीसी के कर को? अगेन U याद shape. रखना कौन सा शेप है बेटा, यू U. शेप कर। और ये यू शेप क्यों है? क्या रीजन होगा कि ये यू शेप है? टेल मी व्हाट विल बी द रीजन कि ये यू शेप कर्व बन रहा है? बताओ, सोचो। अरे एक ही तो लॉ आया है जो अपन ने पढ़ा है, कौन सा लॉ है भैया? सर लॉ ऑफ वेरिएबल ऑफ प्रोपोर्शन। प्रपोर्शन। तो वो लॉ ऑफ वेरिएबल ऑफ प्रपोर्शन के कारण ही ये वापस क्या बन रहा है आपका, यू शेप कर्व बन रहा है। जब इंक्रीजिंग रिटर्न है तो ये फॉल होगा, और जब डिमिनिशिंग रिटर्न है तो ये इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। ओके, तो यस सर। अगेन याद रखना बेटा, ये जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है दैट इज आल्सो अ यू शेप कर्व। अब आ जाऊं मैं एवरेज कॉस्ट, तो ये इसका दूसरा नाम भी बेटा बोल सकते हैं, इट इज आल्सो नोन एज एवरेज टोटल कॉस्ट। क्या बोल सकते हैं इसको? एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज तो अगर टोटल टोटल कॉस्ट। कॉस्ट को डिवाइड कर लो क्वांटिटी से, तो ये क्या हो जाएगा आपका एवरेज कॉस्ट। या फिर एक और फॉर्मूला है बेटा एवरेज कॉस्ट का, वो है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को प्लस कर लो आपके पास जो है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को प्लस कर लो, तो अल्टीमेटली आपके पास वो भी आंसर आ जाएगा कि एवरेज कॉस्ट के दो यस सर। फॉर्मूले। कितने फॉर्मूले बेटा? दो फॉर्मूले हैं दो। एवरेज कॉस्ट के। पहला फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट को डिवाइड करो टोटल आउटपुट से, ठीक है, और उसके बाद एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, तो अगर उन दो दिए हुए हैं तो उन दोनों को प्लस कर दो, तो आपके पास अगेन एवरेज टोटल कॉस्ट, इसको बोलते हैं एटीसी। क्लियर हुए दोनों फॉर्मूले? यस सर। चलो Yes. अब आगे इसका एक प्रैक्टिकल देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, जो पहले वाला टोटल कॉस्ट था उसी से अपना एवरेज कॉस्ट निकाल लिया। टोटल कॉस्ट यहाँ पे पहला वाला सपोज यहाँ पे 20 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 20। 14 इंटू 2 करो कितना हो जाएगा? 28। देन 8 11.33 इंटू 3 करो कितना हुआ? 11.33 35 इंटू 3, नो इट इज नियर अबाउट 34। फिर उसके बाद 9.5 इंटू 4, ये हुआ 38। तो यही वही चीजें जो अपन ने अभी समझी थी। अगर आपको टोटल कॉस्ट दिया हुआ है और एवरेज कॉस्ट पे जाना है तो फॉर्मूला क्या लगाया था? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल। आउटपुट। ओके, अब अगर नहीं दिया है, अगर वो वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है और वो दिया हुआ है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट, तो उससे भी आप उस फॉर्मूले तक पहुंच सकते हो। अब सी बेटा, जो एवरेज कॉस्ट है ना वो भी कौन सा शेप लेगा? बताओ मुझे, यू। उसका भी शेप क्या होगा? दिख रहा है U. शेप क्या बनेगा उसका भी? U. यू शेप यू। का। क्या रीजन होगा इसका, बताओ मुझे वापस। लॉ लॉ ऑफ वेरिएबल लॉ ऑफ प्रोपोर्शन। वेरिएबल ऑफ प्रपोर्शन। तो Law of जहां लॉ variable. ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन लग रहा है इन वाले पे, सी एवरेज फिक्स कॉस्ट पे नहीं लग रहा है। देखो लॉ फिक्स्ड कॉस्ट पे अप्लाई नहीं होता है, ना टीएफसी पे अप्लाई हो रहा है, ना एवरेज फिक्स कॉस्ट पे अप्लाई हो रहा है। लॉ सिर्फ किस पे लग रहा है? वेरिएबल कॉस्ट पे, टोटल कॉस्ट पे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे, फिर एवरेज टोटल कॉस्ट पे, और आगे जाके मार्जिनल कॉस्ट। मतलब ये सारे जो हैं, ये सारे कॉस्ट लॉ से अफेक्टेड हैं, बाकी वाले आपके अफेक्टेड नहीं है। नॉट फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब जो फिक्स्ड वाले हैं दैट आर नॉट अफेक्टेड फ्रॉम द लॉ, बट बाकी अदर कॉस्ट जितने भी अपन ने अदर कॉस्ट पढ़े वो सारे के सारे लॉ ऑफ वेरिएबल ऑफ प्रपोर्शन से अफेक्टेड। अब आ जाते हैं बेटा व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट। तो जैसे याद है बेटा अपना मार्जिनल प्रोडक्ट होता था, याद है एमपी का फॉर्मूला बताया था मैंने, टीपीएन यस सर। माइनस टीपीएन माइनस 1। TPN minus. तो बेटा वैसा ही यहाँ पे एमसी क्या होगा? टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस 1। ये तो पहला फॉर्मूला देखा। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? इसको हम वेरिएबल कॉस्ट से भी निकाल सकते हैं। देखो मैं बता रहा हूँ,
दूसरा फॉर्मूला तो डेल्टा टोटल अपॉन डेल्टा टोटल क्वांटिटी, या फिर इसको अपन कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा टीवीसी डिवाइडेड बाय डेल्टा टीक्यू, या फिर एक और फॉर्मूला, सी एमसी के 4 फॉर्मूले हैं आपके पास। कितने फॉर्मूले हैं? पहला फॉर्मूला तो ये TCN माइनस TCN माइनस 1, दूसरा फॉर्मूला ये कि अगर आसपास की वैल्यूज नहीं दी हुई तो चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, और तीसरा फॉर्मूला क्या हुआ है, चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट अपॉन चेंज इन टोटल क्वांटिटी। अब जो फोर्थ फॉर्मूला है वो इसी से रिलेटेड है। फोर्थ फॉर्मूला में क्या बोल रहा है, TVCN माइनस TVCN माइनस 1, क्योंकि देखो फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी मार्जिनल कॉस्ट को अफेक्ट करता ही नहीं है, इट इज द वेरिएबल कॉस्ट व्हिच इज अफेक्टिंग व्हाट, मार्जिनल कॉस्ट। क्योंकि दिखा क्या है, मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल टू द टोटल कॉस्ट एज द रिजल्ट ऑफ अ यूनिट इंक्रीज इन द आउटपुट। तो याद करो, जब आउटपुट बढ़ता है तो क्या अफेक्ट होता है, टोटल कॉस्ट चेंज, टोटल फिक्स कॉस्ट चेंज होता था कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता था? कौन सा कॉस्ट चेंज होता था? जब आउटपुट इंक्रीज होता है तो कौन सा कॉस्ट चेंज होता था, टोटल फिक्स कॉस्ट चेंज होता था कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट? Fixed. बताओ। टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता था। तो जब अगर चेंज ही वेरिएबल कॉस्ट के कारण आ रहा है तो यहाँ पे हम फिक्स्ड कॉस्ट का सिर्फ फॉर्मूला यूज ही नहीं कर सकते, अपन टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज योर फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला ये है, दैट इज डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू। थर्ड फॉर्मूला ये है, दैट इज डेल्टा टीवीसी अपॉन डेल्टा टी क्यू। और फोर्थ फॉर्मूला जो मैंने बताया कि टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस। क्लियर बच्चों? यस सर। Yes, मार्जिनल sir. कॉस्ट भी क्लियर हुआ। अब उसका शेप और डायग्राम देखो। अब जब मार्जिनल कॉस्ट निकालूंगा तो कैसे निकाला, वही चीज आपको आगे आगे सॉल्व करवाऊंगा। यहाँ पे अभी डायरेक्टली दे के रखा है, पर देखो इसको भी अपन अगर प्लॉट करें तो इसका भी शेप क्या बनेगा, टेल मी द शेप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट बाय सीइंग द ग्राफ। यू शेप। यू शेप क्यों बना यू शेप, क्या रीजन है यू शेप होने का? लॉ ऑफ वेरिएबल Law of ऑफ variable. वेरिएबल ऑफ प्रपोर्शन। अगेन यहाँ पे भी लॉ ऑफ वेरिएबल ऑफ प्रपोर्शन अप्लाई होगा और इसीलिए यू शेप है। तो देखो यहाँ पे बेटा, ये पहले फॉल होता है, देखो 10 8 6 4 4, फिर ये इंक्रीज होता है। तो देखो पहले पहले ये फॉल हुआ, फिर यहाँ पे पहुंचा और अल्टीमेटली फिर इसने इंक्रीज मोड लिया और ये इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। तो जब इंक्रीजिंग रिटर्न है तब इसमें क्या होगा, फॉल, और जब डिमिनिशिंग रिटर्न है तब इसमें क्या होगा, इंक्रीज। ओके, सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ वेरिएबल ऑफ प्रपोर्शन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास दिया हुआ है एरिया अंडर एमसी कर्व। मैंने क्या बोला कि आपका टीवीसी डायरेक्टली अफेक्ट होता है। तो अगर मैं एरिया अंडर एमसी कर्व निकालूं, मतलब एमसी कर्व को पूरा, आप देखना है, ध्यान से देखना है ना, ये पूरा प्लॉट करा उसने, एमसी कर्व वापस प्लॉट करा है, और जो एरिया अंडर एमसी कर्व निकलता है बेटा, वो निकलेगा आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट। याद करो, प्रोडक्शन में मैंने एक फॉर्मूला बताया था, समीशन ऑफ एमपी किसके बराबर होता है, बताओ मुझे। समीशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट किसके बराबर था, टीपी के बराबर। टीपी के बराबर। तो वहां तो ये वेरीफेबल है क्योंकि वहां पे कोई ऐसा चीज नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं समीशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट करूंगा तो वो किसके बराबर होगा, टीसी के। टीसी के बराबर। बताओ, क्या ये फॉर्मूला बना सकता हूँ क्या, समीशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टीसी? सर बच्चे यही टीवीसी। मिस्टेक करते हैं। हाँ बताओ, क्या ये फॉर्मूला सही है क्या? नो सर। क्योंकि ये फॉर्मूले में सर मार्जिनल टीवीसी। कॉस्ट, अब देखो जब मैं मार्जिनल कॉस्ट को प्लस करूंगा ना बेटा, तो मुझे टीसी नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सिर्फ यहाँ याद यस रखना सर। कि जब आप मार्जिनल कॉस्ट को प्लस करोगे तो आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगा, वहां पे आपका टोटल कॉस्ट नहीं आएगा। इसलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट is the sum of marginal, because TFC हमेशा क्या है, कांस्टेंट है, उसके कारण तो कोई चेंज आया ही नहीं है।
Thus, total variable cost is equal to the area under marginal cost curve. तो जब बेटा मैं एरिया निकालूंगा ये MC कर्व के अंदर, तो ये नीचे का एरिया निकालूंगा, तो वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर, वो TC के बराबर नहीं होगा। आ गया समझ में? Yes, sir. Is this clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. तो अपना टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ MC। याद रखना सिर्फ कॉस्ट के अंदर, बाकी जहां पे भी आप मार्जिन करोगे आगे जाके देखो, अभी अपन ने समीशन ऑफ MP करा तो TP आया, यहाँ पे समीशन ऑफ MC करूंगा तो मेरे पास TVC आएगा, TC नहीं आएगा। आगे जाके रेवेन्यू पढ़ाऊंगा तो उसमें बेटा समीशन ऑफ MR विल गिव यू TR। ओके, सिर्फ कॉस्ट में आपको ध्यान रखना है कि जब जब आप मार्जिनल कॉस्ट का समीशन करोगे तो आपके पास आएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर? यस सर। चलिए मूविंग फर्दर नाउ। अब देखो क्या बोल रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और ये सारे यू शेप क्यों है? अभी बता दिया था। क्या क्या है उनके यू शेप के रीजन क्या है बेटा, बताओ मुझे। Why they are U-shaped? सर लॉ ऑफ वेरिएबल वेरिएबल ऑफ प्रपोर्शन। तो देखो ऊपर हमने टीपी बनाया है और नीचे जाके हमने ये सारे कर्व बनाए हैं। तो क्या बोल रहा है कि जब इनमें इंक्रीजिंग स्टेज है तो टीपी तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वहीं ये सारे कर्व्स क्या हो रहे हैं, ये सारे कर्व क्या हो रहे हैं, ये सारे कर्व डिक्रीज हो रहे हैं। ओके, तो ये सारे कर्व डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब जब इंक्रीजिंग रिटर्न है तो टीपी इंक्रीज होगा, लेकिन ये सारे कर्व क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। चाहे वो एमसी हो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो, एवरेज कॉस्ट हो, तो ये सारे कर्व नीचे लिखा भी हुआ इन द बिगिनिंग व्हेन द आउटपुट इज इंक्रीजिंग MC, AC and ABC will fall because of law of increasing return, या फिर आप लिख सकते हो लॉ ऑफ वेरिएबल ऑफ प्रपोर्शन। और जब यहाँ पे वो मिनिमम पॉइंट पे रीच कर लेते हैं और वहां पे टीपी अपने पॉइंट पे रीच हो गया है, तो जब डिमिनिशिंग स्टेज चालू होती है, तो व्हेन डिमिनिशिंग स्टेज स्टार्ट्स, तब वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। दिख रहा है? एज दे आर इंक्रीजिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, डिमिनिशिंग स्टेज से वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो कभी कभार बेटा आप सीबीएसई में क्वेश्चन आता है वाई एमसी इज यू शेप कर्व, या वाई टीपी इज इन्वर्टेड यू। देखो टीपी क्या बन रहा है, यहाँ पे कौन सा शेप बन रहा है टीपी का, बताओ मुझे। इन्वर्टेड यू। और इन्वर्टेड एमसी यू और ये सब क्या है, ये सारे यू शेप है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये सारे यू शेप क्यों है और टीपी आपका इन्वर्टेड यू क्यों है, तो रीजन सिंपल है कि रीजन अपना यही लॉ है, ऑफ दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल ऑफ प्रपोर्शन। तो वहां पे बेटा पूरा लॉ समझाना पड़ेगा। बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये 6 मार्क का क्वेश्चन है और लॉ मैंने पहले भी समझा दिया है, विथ टेबल विथ डायग्राम आपको पूरा लॉ समझाना है। सर दोनों का यही है? हाँ, दोनों का आंसर यही है ना। अगर आपको बोले लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, तो आपका ये थ्योरी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन। तो आपको लॉ पूरे अच्छे से समझाना आना चाहिए, दैट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन ये आपका इन्वर्टेड यू है और वो आपका पर्टिकुलरली यू शेप कर्व है। ओके, अब देखो यहाँ पे देखो कॉस्ट चार्ट भी बना हुआ है, मैंने बनाया है आपके लिए। तो यहाँ पे कैसा है कि टीएफसी कांस्टेंट है, टीवीसी दिया हुआ है, तो टीसी कैसे निकालते हैं अपन, टीएफसी प्लस टीवीसी। देखो यहाँ पे प्लस करा है, 10 प्लस 10 20, फिर 10 प्लस 18 28, फिर 10 प्लस 24 34, 10 प्लस 28 एंड सो ऑन। ये आ गया टीसी। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था बेटा, बताओ मुझे। एएफसी का फॉर्मूला क्या था, बताओ क्या था क्रिश, एवरेज फिक्स कॉस्ट का? सर एक मिनट, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। याद आ रहा है? तो देखो यहाँ पे टीएफसी कितना चल रहा है, 10 डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ पे 10 आया। ऊपर के भले आप छोड़ दो, अब यहाँ पे देखो 10 डिवाइडेड बाय अपना 2, तो कितना हो जाएगा आपका 5। याद आया? यस सर, यस सर। ओके, फिर आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। तो देखो यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 1 कितना आया,
10। 10, फिर उसके बाद 18 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया 9। फिर वही 3 पर अपना ये वेरिएबल कॉस्ट 24 डिवाइडेड बाय 3 तो ये आ जाएगा 8, 8। फिर 28 डिवाइडेड बाय 4 तो ये आ जाएगा 7। तो 7, ये अपना एवरेज 7, वेरिएबल कॉस्ट हुआ। अब मेरे पास एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था? एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला था टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। टोटल कॉस्ट कितना है 20 डिवाइडेड बाय 1 तो ये 20। अब देखो यहां से भी निकाल सकते थे अपन फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट एवरेज वाले, दोनों एवरेज मिलके टोटल बनेंगे। तो 10 प्लस 10 20, यहाँ पे 5 प्लस 9 14, और यहाँ से भी निकाल सकते थे 28 डिवाइडेड बाई 2। फिर यहाँ पे 8 प्लस 3.3 तो ये 11.3 हो गया। यहाँ तो फिर 34 को डिवाइड कर लो 3 से। तो दोनों फॉर्मूले आपके पास अवेलेबल है। अब मुझे मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। क्या बताया था एमसी का फॉर्मूला, बताओ मुझे। TCN माइनस TCN माइनस 1, एक तो फॉर्मूला ये था। देखो TC कितना चल रहा है 20 से yes, 28 हुआ, तो देखो यहाँ पे कितना चेंज आया 8। 10 से 8, 20 हुआ तो चेंज कितना हुआ 10 का। 28 से 34 हुआ चेंज कितना हुआ 6 का, 6, 6 का। 34 से 38 हुआ चेंज कितना हुआ 4, 4। 4, अब देखो यहां से तो निकाल लिया, अब टीवीसी से भी निकाल सकते हो। कैसे? देखो 10 से 18 हुआ कितना चेंज 8, 8। 8, 18 से 24 हुआ कितना चेंज 6, 6, 6। तो अपना वो सेकेंड फॉर्मूला भी हो गया yes TVCN sir, माइनस TVCN माइनस 1। तो अगर आपको TC और TVC दोनों दिए हुए हैं तो यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम बोथ ऑफ दिस पर्टिकुलर। ये कॉस्ट चार्ट आपके नोट्स में मिल जाएगा। ओके, अब ये टिप्स याद रखना बेटा कि एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, क्या बोल रहा है कि जब जीरो लेवल ऑफ आउटपुट है तो TC एंड TFC आर इक्वल। देखो यहाँ पे अभी यार इधर आपको मैंने टेबल भी दिखाया था, तो याद रखना, पहले दोनों टिप देख लो फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा, एट फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट MC TVC एंड AVC आर इक्वल। और लास्ट में सम ऑफ MC इज इक्वल टू TVC नॉट TC। अब ये पूरा तीनों आप देखो इस पर्टिकुलर चार्ट में जो अभी मैंने बताया था। क्या बताया था कि फर्स्ट वाला कि TC और TFC क्या होंगे इक्वल होंगे जीरो पे। तो देखो जीरो पे आपका TC और TFC क्या है इक्वल। फिर क्या बोला equal, एट 1 क्या क्या इक्वल रहेगा, देखो 10 10 10 10 10 10, ये आपके ये सारे इक्वल हो गए। फिर क्या बोला उसने कि आप जब समीशन ऑफ MC करोगे, मेरा फॉर्मूला जो लास्ट फॉर्मूला था कि समीशन ऑफ MC जब करोगे तो आपके पास क्या आएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो देखो 10 प्लस 8 कितना हुआ 18। अब टोटल कॉस्ट नहीं आ रहा है ना, 18 प्लस 6 कितना हुआ बताओ मुझे। 24, 24 24, प्लस 4 कितना हुआ 28। तो देखो टोटल कॉस्ट आ रहा है 28, कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है। 8, जब total समीशन ऑफ MC variable, करोगे तो क्या आएगा total variable, टोटल वेरिएबल total कॉस्ट, टोटल total कॉस्ट variable variable. नहीं cost. आएगा। चलो विद दिस वी आर एंडिंग टुडेज लेक्चर। Thank you students for listening today's lecture. Do subscribe the channel for further updates and do share with your friends and with the school group so that they can also get benefited. Thank you students.